बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, ट्राई नेशन सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। हफ्ते के रोज़ पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान होने जा रहा है। बीच में यूए की टीम भी है और ये 7 सितंबर तक ये टूर्नामेंट चल रहा है। 9 सितंबर से ऑनवर्ड 28 सितंबर तक एशिया कप की तारीख दे दी गई है और इन्हीं ट्राई नेशन सीरीज़ का जो विनर होगा उसका कॉन्फिडेंस, उसका मोराल हाई होगा डेफिनेटली जब वो एशिया कप के लिए जा रहा होगा और वहाँ पर जो सूरत हाल होगी उसके अकॉर्डिंग भी फर्दर उनको देखना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, डेली बेसिस पर बॉलिंग भी हो रही, बैटिंग भी हो रही, फील्डिंग ड्रिल्स भी हो रही हैं और जिम सेशन भी हो रहा है। अब देखना ये कि इन सारे ये जो 10 दिन का वक्त लिया गया पीसीबी ने, मेन दुबई स्टेडियम में ये प्रैक्टिस की गई। उमूमन ऐसा होता नहीं है लेकिन प्रैक्टिस मैचेस जो हैं वो दुबई स्टेडियम में खेले जा रहे हैं पीसीबी की जानिब से। 2 टीम्स बनाकर हमने देखा है। इसका फायदा क्या प्रैक्टिस का होगा या नहीं, ये ट्राई नेशन सीरीज इवन सैटरडे को पता चल जाएगा अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट माइटी अफगानिस्तान कह सकते हैं आप, क्योंकि इन कंडीशंस में गल्फ कंट्री में जो अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस शारजा, दुबई वगैरह में काफ़ी बेहतर है इन अगर सिटीज़ की बात की जाए। बहरहाल बाबर आजम के हवाले से पीसीबी का नहीं गुजारा, एक्स क्रिकेटर्स का नहीं गुजारा, एक्सपर्ट्स का नहीं गुजारा कि बाबर आजम पर बात ना करें। अब 2 लोग हैं जिन्होंने बाबर पर रिसेंटली भी बात की है। एक कोच मिकी ऑर्थर है, ठीक है, दूसरे वसीम अकरम द ग्रेट है। इन 2 के अलावा एक करंट प्लेयर है जिन्होंने बाबर आजम पर बात की और कुछ टिप्स दिए, कुछ मशवरे दिए उन्होंने बाबर आजम को, और वो हैं जी मोहम्मद हारिस, जो कि कप्तानी के उम्मीदवार भी एक टाइम पर रह चुके हैं, ये शाहीन्स को लीड भी कर चुके हैं और अभी इस स्क्वाड का हिस्सा भी हैं। मिकी ऑर्थर साहब ने कहा है कि रिजवान और बाबर आजम T20 क्रिकेट के लिए गैर मौजू हैं। अब उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने साथ साथ चीज़ें डेवलप नहीं की, अपना बैटिंग स्टाइल डेवलप नहीं किया। क्रिकेट अब तब्दील हो चुकी है। अहमद सईद साहब हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम। अहमद साहब, ये मिकी ऑर्थर बहुत ज़्यादा, ऑर्थर ने टाइम इन्वेस्ट किया इस बाबर आजम पर, इसको प्रमोट किया और मिकी काफ़ी हद तक हक में थे बाबर आजम के कि बहुत ज़्यादा इनको प्रमोट करते गए और इसको प्रॉपर साथ लेके चले। सरफराज के टाइम पर भी उन्होंने बाबर पर बहुत ज़्यादा टाइम दिया। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन क्रिकेट अब तब्दील हो चुकी है। सीधी सी जो बात है, अगेन वही बात, क्या वो क्या करें, क्या रैम शॉट्स खेलें, स्विच शॉट्स खेलें। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। प्लस उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कर दी, उन्होंने कहा कि मेरे दौर में, जब हमारा दौर था, पाकिस्तान टीम नंबर 1 थी, नो डाउट, जिसके लिए मैंने और साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने प्लानिंग की थी। तो ये जो एक बॉन्डिंग है कप्तान और हेड कोच की, ये टीम बिल्ड करने में अहम किरदार अदा करती है। ये बॉन्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझते हैं ये बॉन्डिंग अब नहीं है, यहाँ पे मिकी ऑर्थर ने ये से हवा में छोड़ी है। सरफराज की बॉन्डिंग ऐसा उस तरह से नहीं थी। टीम नंबर 1 थी, पाकिस्तान की गुड्डी चढ़ी हुई थी। ओवर टू यू। लेकिन सबसे पहले तो मिकी आर्थर की हम ज़ाहिर है इसलिए कदर करते हैं कि उन्होंने हमें एक चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई है, जो पाकिस्तान 3 मेगा इवेंट्स जीता है आईसीसी के, उनमें से एक हम मिकी आर्थर की कोचिंग में जीते हुए हैं। तो मिकी आर्थर की इसलिए हम कदर भी करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ टाइम इन्वेस्ट किया। और जहाँ तक आपने बाबर आजम की बात की, तो बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम में रेगुलर क्रिकेटर के तौर पर इन्वॉल्व करने वाले भी मिकी आर्थर थे। मिकी आर्थर ने बाबर आजम के लिए स्पेस बनाने के लिए उनके लिए कितनी जगह तब्दील की, नंबर 5 से 4 से 3 से, और 3 पर आकर वो एडजस्ट हुए, तो ये सारी स्पेस उनको मिकी आर्थर ने ही फराहम की थी। अभी आप जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने एशिया कप से पहले आकर स्टेटमेंट दे दी है कि जी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की टीम में जगह नहीं बनती, तो ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 28 मई 2005 के, अगर 28 मई 2025 के, अभी 2 महीने पहले, अगर 28 मई 2025 के मीडिया को आप खंगालें और उसकी खबरें पढ़ें तो उनमें आपको एक खबर बहुत दिलचस्प नज़र आएगी। वो ये है कि मिकी आर्थर साहब ने ये फरमाया था कि आई लव टू हैव बाबर इन माई टीम, और सवाल उनसे हुआ था T20 के बारे में। अच्छा, ये अभी 2 महीने पहले की बात है। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि मिकी आर्थर साहब ने ये इंटरव्यू जो आप जिसका तज़किरा कर रहे हैं, मैं नहीं सुना, वो मुझे नहीं पता कि उनसे ये पूछा गया है या उन्होंने खुद ये बात कर दी है। तो उन्हें किसी ने कहा है कि वो आकर हमें बताएंगे, हमें ज़रूरत है डेफिनेटली एक प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं। एक तरफ आप 2 महीने पहले ये बात कर रहे हैं, उस इंटरव्यू में मैंने मोहम्मद रिजवान की भी तारीफ की थी कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के जो है वो प्रीमियर विकेट कीपर हैं T20 फॉर्मेट। तो अभी भी की दोनों अच्छे खिलाड़ी, लेकिन क्रिकेट अब 2 महीने के अंदर ऐसी कौन सी T20 के फॉर्मेट में तब्दीली आ गई है कि अब इन दोनों को टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए? कौन सा ऐसा, मतलब कोई तीसरी जंग अजीम हो गई है, कोई एटम बम गिर गया क्रिकेट के ऊपर, क्या हुआ क्या है ऐसा क्रिकेट के अंदर? तो पहले तो अपना स्टांस क्लियर करें मिकी आर्थर साहब। दूसरी बात यह है कि एशिया कप से पहले, एशिया कप से चंद दिन पहले इस तरह की खबरें, इस तरह की बातें करके क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं? ना सिर्फ मिकी आर्थर बल्कि आपने साबिक क्रिकेटर्स की बात की है। मतलब कोई क्रिकेटर उठता है वो कहता है जी पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से हार जाएगी। कोई क्रिकेटर उठता है वो कहता है जी इंडिया के खिलाफ तो कोई चांस नहीं है। कोई क्रिकेटर उठता है वो कहता है जी ये तो टीम बदल जाएगी। शेख अख्तर साहब ने उस दिन कह दिया कि ये तो टीम बदल जाएगी, आप देख लीजिएगा, टीम जाएगी नहीं वहाँ पे।
तो हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं और हमारे जो साबिक कोचेज हैं उनका हमारी टीम के साथ एफिलिएशन का ये हाल है कि टीम इवेंट खेलने जा रही है और वो यहाँ बैठ के ये कह रहे हैं कि इस टीम का कोई चांस नहीं है। तो ये जो मोटिवेशन देनी होती है, ये जो टीम का मोराल हाई करना होता है, ये जो सपोर्ट का एक मैकेनिज्म होता है, उसमें आप लोगों का कोई रोल नहीं है पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स का और साबिक कोचेस का। ये आपकी पाकिस्तान के साथ अफिलिएशन है, ये आपकी पाकिस्तान के लिए लेगेसी है। जिस अभी डिबेट शुरू हुई थी 90s के क्रिकेटर्स की कि उनने बहुत लेगेसी छोड़ी है पाकिस्तान के लिए, तो यस उन्हें छोड़ी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्या आप भी इस सारे सिस्टम से गुजरे हुए हैं? स्पोर्ट्स के अंदर क्या ऐसा होता है कि टीम मेगा इवेंट खेलने जा रहे हैं और पीछे बैठ के लोग क्या है, उनका तो कोई चांस नहीं है। भाई जो भी है, जैसी भी टीम है, हमने बना के भेज दी है। ये टाइम सपोर्ट करने का है, ये टाइम गलतियां निकालने का नहीं है, ये टाइम मोराल डाउन करने का नहीं है। बाबर आजम की टीम में जगह बनती होगी तो हेड कोच और जो हमारे आकिब जावेद साहब हैं वो डिस्कस करेंगे, उनको टीम में ले आएंगे और अपेरेंटली ही लग रहा है कि वो टीम में ले आएंगे उनको। तो फिर इस तरह के बयानात दागने की क्या जरूरत? और आपसे पूछा ही नहीं है किसी ने, आप रेलेवेंट है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी कोचिंग की, आपने हमें जितवाया। 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था ये आपको पता है, 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था ये आपको पता है, और ये आपकी कोचिंग में हुआ था। उस वक्त आप एक्सक्यूज देते फिरते थे कि पाकिस्तान इसलिए हार गया था कि नसीम शाह टीम में नहीं था और पता नहीं मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, फलां ऑब्जर्वेशन है, फलां ऑब्जर्वेशन है। उस वक्त भी आप कहते थे कि बाबर आजम जो है वो एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि बाबर आजम बुरा भी लगना शुरू हो गया और बाबर आजम जो है वो T20 फॉर्मेट में फिट भी नहीं बैठता। उस वक्त भी T20 क्रिकेट डायनामिक्स यही थे, 2 महीने पहले भी ये थे। अब पता नहीं कौन सी ऐसी तब्दीली आ गई है। और जहां तक रैम शॉट्स की बात है ना, ये जो बात होती है कि बाबर गेम चेंज हो जाए डायनामिक्स की, इतना कोचिंग का एक्सपीरियंस है मिकी आर्थर का। पाकिस्तान के साथ काम किया उन्होंने, साउथ अफ्रीका के साथ काम किया, श्रीलंका के साथ काम किया, साउथ अफ्रीका के साथ ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो टेस्ट सीरीज भी जीते। काफी उनका एक्सपीरियंस है। उनसे भी अगर आप कभी अकेले में बैठ के पूछें मीडिया के बगैर कैमरे बंद करके, तो वो आपको ये बताएंगे कि 30 साल की उम्र में आके प्लेयर को रैम शॉट नहीं सिखाई जाती। 30 साल की उम्र में आके प्लेयर की मसल मेमोरी तब्दील नहीं होती। जो बंदा पिछले 16-17 साल से 14 साल की उम्र से वो क्रिकेट खेलना शुरू होता है और वो अब 15-16 साल से जिस बॉल को जिस तरह ट्रीट कर रहा है वो उसको उस तरह ट्रीट करेगा। ये नहीं हो सकता कि इस उम्र में आके बाबर आजम से आप कहेंगे अपनी गेम चेंज कर दो। और इस गेम के साथ बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर की हैं। और स्ट्राइक रेट्स की जो कहानी है वो मैंने आपके सामने रख दी थी उस दिन के। पाकिस्तान का जो प्रीमियर हार्ड हिटर है फखर जमान, उसका स्ट्राइक रेट 131 का है और बाबर का 129 का है। और आपकी जो पूरा टॉप ऑर्डर है उनके जरा निकाल के देखें स्ट्राइक रेट, कितने लोग हैं जिनके स्ट्राइक रेट बाबर आजम से ज्यादा हैं इतने मैच खेलने के बाद और इतनी एवरेज मेंटेन करने के बाद। तो ये अजीबो गरीब सी एक शुरू हुई है कि जब बाबर आजम टीम का हिस्सा थे तो उस वक्त लोग बाबर आजम का नाम ले लेके अपने सोशल मीडिया चलाते थे, अपना सारा कारोबार चलाते थे। अब बाबर के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो लोग जो है वो सपोर्ट करने के तैयार हैं, उनका लेकर चला रहे हैं। बहरहाल ये भी जो आपने नाम लिया ना कि ये सपोर्ट करने की जरूरत है, तो वसीम अकरम साहब साबिक कप्तान भी, उनसे पूछा एशिया कप 2025 में रवायती रीफ भारत के खिलाफ बड़े टाकरे पर आपकी फेवरेट टीम, तो एक तो उन्होंने बड़ा वही एक रवायती जवाब दिया कि जो अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल कर लेगा वो जीतेगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो अपने पसंदीदा, उन्होंने कहा कि टीम इंडिया इज़ माई फेवरेट। ये जो 2 मैच होने इसमें टीम इंडिया जो है वो पाकिस्तान को पछाड़ देगी। ऑल दो पाकिस्तान के पास अच्छे हिटर हैं लेकिन ये यंग हैं, उनकी टीम ज़रा वेल स्टैब्लिश्ड है, वेल स्टेबल है और वो ग्रूम्ड हैं। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम बेहतर है, इसलिए फेवरेट इंडिया की टीम है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपको पता हो कि पीछे अभी ये 2 महीनों में क्या चलता आ रहा था, तो यहाँ पर जो भी हो सारी चीज़ें कहीं आप एक साइड पर रख के टीम पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी वर्ड कहेंगे वो डेफिनेटली हम आपका हमसाया मुल्क तो फौरी तौर पर उसको हाईलाइट करेगा, ना सिर्फ हमसाया मुल्क बल्कि पूरी दुनिया, क्योंकि आप जो कहते हैं वो दुनिया सुनती है। देखें ये जो वसीम अकरम साहब ने बात की है, देखें अगर आप पेपर के ऊपर देखें, ऑन पेपर आप उसको करने की कोशिश करें, एनालाइज करने की कोशिश करें, उनके नंबर्स देखें, डेटा देखें T20 के अंदर, तो शायद आपको लग रहा हो कि इंडिया की टीम जो है वो बेहतर है। हाँ, अच्छा लेकिन अहमद सईद साहब इस पे जरा ये डेटा और ये सारी इस नंबर्स पर ना एक मुझे क्विकली छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो ये सारा डेटा और ये इस पर बात करते हैं कि वसीम अकरम ने ऑन व्हाट बेसिस ये स्टांस लिया ऐसी सूरत हाल में कि जनाब टीम इंडिया फेवरेट। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की मिकी आर्थर के स्टेटमेंट पर और वसीम अकरम के स्टेटमेंट पर। वसीम अकरम ने कहा कि हॉट फेवरेट जो है वो इस टूर्नामेंट में अगर स्पेसिफिकली एशिया कप की बात की जाए, क्योंकि कंपैरेटिवली पाकिस्तान की जो इस वक्त टीम है, ये जो 20 प्लेयर्स हैं उनमें से 11 जो सेलेक्ट किए जाएंगे वो कंपैरेटिवली उनसे ये एक नया टैलेंट है, नए लोग हैं, उस तरह से प्रेशर हैंडल करने के
अहल नहीं है। जिस तरह से इंडिया की अगर सीनियर टीम की बात की जाए, सूर्य कुमार यादव एक अरसा दराज से खेल रहे हैं, उसके बाद शुभमन गिल है जिन्होंने इतने प्रेशर गेम में, ये अगर टेस्ट मैच की बात की जाए वहां पर इंडियन टीम को लीड किया, और ऐसे बहुत से नाम है, हार्दिक पांड्या हैं, इस तरह के मजीद नाम है जो प्रेशर हैंडल करने में खासी महारत हासिल है उनको, और उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले भी ऐसा कर दिखाया है। हार्दिक पांड्या की शॉट्स देख लिए जाएं अगर इस तरह से सारा ओवरऑल सिनेरियो। तहसील सिंह साहब, आप कुछ स्टैट्स शेयर करना चाह रहे थे, बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि किन ऑन व्हाट बेसिस वसीम अकरम को यह कहना पड़ा कि टीम इंडिया जो है इस वक्त कंपैरेटिवली ज्यादा फेवरेट है। देखिए, ये स्टैट्स के ऊपर हमने चंद दिन कबल भी यहाँ पर बात की थी कि जो स्ट्राइक रेट्स आप देखते हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप के, वो जाहिर है कि पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर दिखाई देते हैं, और ऑन पेपर इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम जो है वो वेल एकम्प्लिश्ड दिखाई देती है, बहुत बैलेंस टीम इंडिया की जो है वो दिखाई देती है, और यूँ लगता है कि उन्होंने अपने जो बेस्ट 15 थे वो उन्हें चूज़ किए हैं अपने जो उनके अवेलेबल रिसोर्सेज थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 17 रुकनी स्क्वाड लेकर गई है, उसने पहले वन ट्राई सीरीज़ खेलनी है और उसके बाद एशिया कप खेलना है, और जो रिसेंट पास्ट है उसमें भी पाकिस्तान टीम की वल्नरेबिलिटीज़ हमें दिखाई देती हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। बांग्लादेश से जाकर बांग्लादेश में सीरीज़ हारे, उसके बाद पाकिस्तान की टीम ODI सीरीज़ जो है वो वेस्ट इंडीज़ में शिकस्त खा बैठी उसके अंदर, लेकिन वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान T20 फॉर्मेट में हराने में कामयाब हो गई थी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखें कि ये जो दुबई का वेन्यू है, यहाँ पर पाकिस्तान की टीम का इंडिया के अगेंस्ट T20 के अंदर बहुत मस्बत रिकॉर्ड है, और ये जो T20 क्रिकेट की अगर आप बात कर रहे हैं तर्ज की, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिसेंट पास में जो ODI मैचेस हुए हैं वो इंडिया की टीम वन साइड जीती है। लेकिन अगर आप T20 मैचेस की बात कर रहे हैं तो अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप में भी कोई वन साइडेड मैच नहीं हुआ था। इंडिया की टीम 120 रन पाकिस्तान को बनाने थे, उस मैच के अंदर भी 119 पर पाकिस्तान इंडिया को ऑल आउट कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली हम बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो बहुत ईजी गो हो इंडिया के लिए। उससे पहले भी 2022 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली की इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से मैं समझता हूं कि इंडिया की टीम वो मैच जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने दुबई में होने वाले एशिया कप में इंडिया को शिकस्त भी दी थी, और दुबई में होने वाले 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने, आपको याद है, 152 रन चेज कर लिए थे बगैर कोई विकेट खोए। तो ये जो वेन्यू है, इस वेन्यू के एतबार से अगर देखें, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो T20 एक ऐसा गेम है कि जिसके अंदर आप ये किसी भी टीम को, इवन अफगानिस्तान की टीम को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते कि वो टीम जो है वो बिल्कुल बाहर हो जाएगी और ये वन साइड अफेयर होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, जिसके बारे में जो मैसेज के अंदर ये ओपिनियन पाया जा रहा है कि इंडिया शायद दोबारा रन थ्रू कर जाएगा पाकिस्तान को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पाकिस्तान की टीम इंडिया को यहाँ पर टफ टाइम देगी, और इंशाल्लाह अगर हालात साजगार रहे, हमारे जो प्लेयर हैं वो ऑन द डे क्लिक कर गए, तो हम ये मैच जीतने की पोजीशन में भी आ सकते हैं। और खासतौर पर इस वक्त जब हम ऐसे टाइम के अंदर हैं कि हमें परसों उसकी तैयारी, ट्राई सीरीज खेलनी है, तैयारी हमने शुरू कर दी है, उसको एशिया कप में जाना है। मेरा ख्याल है कि ये टाइम है जहां पर अपनी टीम को सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए, अपनी टीम का मोराल जो है वो उसको अप करना चाहिए, और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए पॉजिटिवली टीम ने भी और टीम को सपोर्ट करने वाले शायकीन ने भी पॉजिटिवली इस इवेंट के अंदर जो है वो एंटर। अच्छा, मैं ना बेसिकली इस टॉपिक से निकलना चाह रहा था, जरा फुटबॉल और हॉकी की तरफ आना चाहता, क्योंकि प्रो लीग में गवर्नमेंट की तरफ से 25 करोड़ रुपया जो है उसकी मंजूरी दे दी गई। टोटल 35 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ स्पॉन्सरशिप से हासिल हो जाएगा। लेकिन सामने मेरे ना मोहम्मद हारिस बस से उतरते हुए ट्रेनिंग सेशन के दौरान नजर आ गए। तो मोहम्मद हारिस का भी, बाबर आजम की चूंकि बात हो रही थी, तो मोहम्मद हारिस ने जनाब उनसे जब सवाल किया गया बाबर आजम के बारे में, अब देखें सवाल करने का क्या कहें कि बाबर आजम का सवाल किया जा रहा है मोहम्मद हारिस से कि मोहम्मद हारिस साहब बताइए कि बाबर आजम का आप समझते हैं कि क्रिकेट तब्दील करनी चाहिए या उनको तेज खेलना चाहिए या मॉडर्न डे क्रिकेट को अडैप्ट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बाबर आजम को जनाब क्रिकेट अपनी थोड़ी सी बदलनी चाहिए, तेज क्रिकेट खेलनी चाहिए बाबर आजम को। तो अहमद सईद साहब, ऐसे हारिस ने खुद कितनी को तेज क्रिकेट खेली, और इनके करियर पर नजर डाली जाए, फर्स्ट क्लास के क्या मैचेस हैं, इनके टोटल तादाद है, और उसके बाद अगर इंटरनेशनली भी देखा जाए जितने मैचेस खेले, क्या बहुत ज्यादा बर्क रफ्तार इन्होंने रन्स बनाए में, और एक आधा वो शॉट के अलावा इनके पास भी गालिबन और कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक मतलब मैं सिर्फ एक बात में कहना चाहता हूँ कि बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। आपने कभी सुना है कि यासिर हमीद ने ये कहा कि इंतजामुल हक क्रिकेट ठीक नहीं खेलता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कभी ये सुना है कि शुभमन गिल ने ये कहा कि विराट कोहली स्लो खेलता है? हालांकि शुभमन गिल का अपना स्ट्राइक रेट हो सकता है विराट कोहली से बेहतर हो, बल्कि बेहतर ही होगा। आपने कभी ये देखा है कि डेमिन मार्टिन ने उठ के ये कहा कि यार स्टीव और मिर्गी पॉन्टिंग जो है उनका जो मेथड था वो खराब हो गया था, क्रिकेट जो इवॉल्व कर रही है क्रिकेट, और वो गलत खेलते थे? मेरा ये ख्याल है कि मोहम्मद हारिस को सिर्फ इस बात की ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी कि बाबर आजम उनको टीम में लेकर आए थे। 2022 के वर्ल्ड कप में जब इनका डेब्यू हुआ था तो बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, और मोहम्मद हारिस के इस वक्त वो टीम मेट भी हैं पेशावर ज़ल्मी के अंदर। चले पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम जगह बनाने में कामयाब नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली,
जो सवाल उनसे किया गया वो बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के बारे में किया गया, और सवाल करने वाले ने दोबारा उसको इलेबोरेट भी करवाया कि आप किस सेंस में ये बात करें, तो वहाँ पर भी उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ये बात कह दी कि बाबर को तेज़ खेलना चाहिए। तो मतलब मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर तो पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पीसीबी अगर ये कल्चर सेट कर रहा है कि एक ऐसा लड़का जिसको अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए क्रिकेट खेलते हुए, कितने मैचेस हैं वैसे आरिस के? मैं बताता हूँ, मैं आता हूँ इसके ऊपर। एक ऐसा लड़का जिसकी अभी क्रिकेट प्रॉपर शुरू भी नहीं हुई, और मैं आपको यहाँ ऑन कैमरा आज दावे से कह रहा हूँ, मोहम्मद हारिस अगर मेरे सामने भी आया ना तो 6 बॉलिंग करवाऊंगा, मोहम्मद हारिस तीसरी बॉल पे आउट हो जाएगा। कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं मैं दे रहा आपको, मैं इंशाल्लाह मैं अगर 2-3 हफ्ते प्रैक्टिस करूँ ना तो तीसरी बॉल में मोहम्मद हारिस को आउट कर दूंगा। ये इस कैलिबर का प्लेयर है, और ये बंदा उठ के बाबर आजम को ये तलकीन कर रहा है कि उसको तेज क्रिकेट खेलनी चाहिए। मोहम्मद हारिस ने, मैं कंपेयर नहीं करूंगा इसको बाबर आजम के साथ, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं समझता इनको कि इनके करियर को बाबर आजम से कंपेयर किया जाए, क्योंकि आमतौर पर फौरन कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी T20 इंटरनेशनल में बाबर के 50 हैं ना, उतने इनके चौके भी नहीं है, छक्के तो आप छोड़ दें। अच्छा। बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल में 36 50 हैं, इनके टोटल चौके 34 हैं मोहम्मद हारिस के, जो बैठ के बता रहे हैं कि बाबर आजम को तेज खेलना चाहिए। अच्छा, अब सुन ले मोहम्मद हारिस के बारे में। मोहम्मद हारिस ने पाकिस्तान के लिए 23 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। अच्छा, इन 23 मैचों में इन्होंने स्कोर बनाए हैं 391, 391। इन 391 में से 219 रन इन्होंने बनाए हैं बांग्लादेश के खिलाफ। उन 219 में से 179 रन बनाए गए कजाफी स्टेडियम के पिच के ऊपर, अच्छा, बांग्लादेश के खिलाफ। और उसी बांग्लादेश के खिलाफ जब वो बांग्लादेश में खेलने जाते हैं, मीरपुर में, जहां थोड़ा सा बॉल स्विंग होता है, 18 बॉलें इन्हें फेस की, 3 मैचों में 9 रन बनाए। 18 की इनकी बैटिंग एवरेज है पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल्स में। उसके बाद अगर आप देखें, अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैच खेले, 22 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैच खेले, 15 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 मैच खेले, 95 रन बनाए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैच खेले, 12 रन बनाए। लास्ट 6 इनिंग में मोहम्मद हारिस ने यह किया है कि उन्होंने मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ 3 गेंदों पर 4, 1 बॉल पर 0, 14 गेंदों पर 5, स्ट्राइक रेट ना 14 गेंदों पर 5 T20 मैच में। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो मैच खेलने जाते हैं, पहले मैच में उनको 1 ही बॉल मिली, उस पर उन्होंने छक्का मार दिया। अगले मैच में 6 बॉलें खेली, 4 रन बनाए। उसके बाद 2 बॉलें खेली, 2 रन बनाए। ये मोहम्मद हारिस है टोटल। ये टोटल मोहम्मद हारिस की क्रिकेट है पाकिस्तान के लिए, और ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ साथ फिर रहा है। न जाने कौन सा ऐसा इनके पास गुर आ गया है। अच्छा, अब आप लीग क्रिकेट की बात कर रहे हैं, 16.5 की बैटिंग एवरेज है इनकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। अच्छा, मोहम्मद हारिस की बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 16.5 की बैटिंग एवरेज है, और ये कहता था कि मैं PSL में इसलिए चल पाया इस सीजन में कि मुझे टॉप ऑर्डर का बैट्समैन नीचे खिलाते हैं, टॉप ऑर्डर पे आ जाए। मोहम्मद हारिस ने पाकिस्तान के लिए 9 मैचेस में इनिंग्स ओपन की है। इन 9 मैचेस में कुल मिलाकर इनके 86 रन हैं, जो एवरेज 10 से भी कम बनती है, और इनका स्ट्राइक रेट उन मैचेस में 107 का है। ना स्ट्राइक रेट है, ना एवरेज है, और ना ही तमीज है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इसके बारे में। बहरहाल जी, उम्मीद करते हैं कि शायद उनका इंटेंशंस वो ना हो, लाइक उन्होंने किसी और पर्सपेक्टिव में बात की। इस सवाल को स्नब किया जा सकता था, इस सवाल को पास किया जा सकता था, इसको इग्नोर किया जा सकता था। नहीं, एक अच्छे वे में कहा जा सकता था कि बाबर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस कौन होते हैं ये कहने वाले? लेकिन चलें, जो भी है, खैर उनसे जब सवाल कर लिया गया तो अब अपने आप को सीनियर समझते हैं। देखें ना, 2 मोस्ट सीनियर लोग यहाँ खड़े में, फ़हीम अशरफ साहब थे और साथ ये मोहम्मद हारिस साहब भी खड़े में, तो ये शायद हीट ऑफ द मोमेंट उनसे उनके मुंह से गलती से निकला है। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैच आ रहे हैं। बहरहाल हाँ बिल्कुल, टॉस पे भी इस तरह की बातें। बहरहाल हारिस को डेफिनेटली ग्रूमिंग की थोड़ी सी जरूरत, ये तमाम प्लेयर्स को जरूरत होती है कि बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर किस तरह से बिहेव किया जाता है, किस तरह से बड़ों की इज्जत की जाती है, किस तरह से उनको डिफेंड किया जाता है। अगर कहीं ना कहीं वो लैक भी करे तो उनको डिफेंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जूनियर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो जिस तरह से उन्होंने बड़ों को खेलते हुए देखा है, आगे आके उनकी तारीफ करें, उनको बताएं, उनको ना बताएं लेकिन मीडिया को आगे बताएं कि जनाब ही इज डूइंग हिज बेस्ट और उन्होंने अपना पीक टाइम देखा है। थोड़ा सा अगर उन पर एक लीन पैच आया तो वो ओवरकम कर जाएंगे इस पर। बहरहाल 29 से स्टार्ट हो रही है अगेंस्ट अफगानिस्तान, हम देखना है, ये भी उन्हीं का हिस्सा है। लेट्स सी क्या करते हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम का हिस्सा है और हमें तो पाकिस्तान टीम की जीत चाहिए। वो किसी भी प्लेयर से आए, किसी भी बॉलर, किसी भी बैटर से आए, हमें पाकिस्तान की जीत चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।